नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक की घटनाओं को पढ़ेंगे। इससे पहले हमारी करंट से रिलेटेड 3 सीरीज़ चल रही है। मैं जो नए जुड़े हुए साथी उनके लिए बता दूँ। राजस्थान का करंट चल रहा है जो पिछले साल भर से चल रहा है और इसका अलग फ़ोल्डर है, आप चेक कर लेना। जिसमें मैंने आपको जनवरी 2025 से लेके और अभी लास्ट जनवरी 2026 तक की क्लास अपलोड हो रखी है उसमें। तकरीबन 20 से 25 कक्षाएं हैं उसमें। दूसरी जो हमारी सीरीज चल रही है वो इंडिया करंट अफेयर की चल रही है, जिसमें 2 कक्षाएं भी हैं, एक दिसंबर की भी है, एक जनवरी की भी है। दोनों अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तीसरी जो सीरीज चल रही है वो 360 डिग्री करंट विश्लेषण है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दों पे हम बात करते हैं। उसमें हम 2 मुद्दों पे बात कर चुके हैं, एक वेनेजुएला क्राइसिस पे बात कर चुके हैं और एक आपके डॉलर इतना मजबूत क्यों है, डॉलर की हिस्ट्री क्या है, डॉलर किस तरह से काम करता है, इस विषय पे हमने बात की थी। तो 2 क्लासेस इसमें जा चुकी है। आगे ईरान, ग्रीनलैंड, टैरिफ सिस्टम, इन पे आगे क्लासेस इस सिस्टम में आने वाली है। आज हम इसका एक अलग फ़ोल्डर बनाया हुआ है। आज हम चौथी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर मंथली एक क्लास रहेगी। तो महीने में मेरी करंट की कितनी क्लासेस आती है, मैं जो नए जुड़े हुए साथी हैं उनको बताना चाहूँगा। एक राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लास आती है 10 तारीख को, एक आती है इंडिया की 20 तारीख को और वर्ल्ड की आएगी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की आएगी 30 तारीख को। तो महीने में 3 कक्षाएं रहेगी, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट करंट की। और महीने में 2 कक्षाएं की मैं कोशिश करूंगा जिसमें 360 डिग्री विश्लेषण मुद्दों पे करूं। तो कुल मिला के हर महीने 5 कक्षाएं हमारी करंट की अपलोड होगी साल भर। ठीक है, तो ये जनवरी का महीना है और आज हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे। यह आपके उन सभी परीक्षाओं में काम की है। ये सीरीज सारी आप अपने हिसाब से देख लेना। जैसे फर्स्ट ग्रेड में भी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है आपके, जैसे आप आरएएस का एग्जाम देते हैं, एसआई का देते हैं, यूपीएससी के जो एग्जाम्स देते हैं, उन सब में ये चीज़ें काम की हैं। इसकी जो पीपीटी है मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अपना टेलीग्राम चैनल डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित नाम से है और जिसमें ये सारी पीडीएफ शेयर होगी। दरअसल उसमें तकरीबन 2 लाख और 3,000 हम सभी साथी जुड़े हुए हैं। तो आंकड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले, आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों ने भी चैनल बना रखे हैं। तो इससे क्या, एक बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो इस पीपीटी को आप वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं और क्लासेस वगैरह सारी अपने चैनल पे रहती है। तो ये 4 सीरीज है, आप अपने हिसाब से इनका यूज लीजिए और साल भर चलेगी, कंटिन्यू रहेगी, आप निश्चिंत रहिए। जिस तरह से राजस्थान की कंटिन्यू चल रही है, इंडिया की चल रही है, उसी तरह से 360, ये 2 जो है 360 डिग्री विश्लेषण और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये हमने 2026 से शुरू की है। बाकी नेशनल और राजस्थान का करंट अफेयर हमारा 25 से स्टार्ट हो चुका था। ये 2 नई सीरीज है। तो आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आएगी और कोई सुझाव हो आपका तो आप निश्चित तौर पे बड़ी पोलाइट भाषा में, जेन्युइन रूप से और समझदारी के साथ में नीचे कमेंट करके डाल देना। हम निश्चित तौर पे अगली जो क्लास होगी उसमें उस अनुसार सुधार करते रहेंगे। ठीक है, बात को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो आज की खबर है, जो इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड है और जनवरी की घटनाओं को हमने कवर किया है। पहली जो खबर है वो है आपकी भारत और पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान है। क्या, मैं आपको पहले बता देता हूँ। राजीव गांधी की गवर्नमेंट और बेनजीर भुट्टो उस समय पाकिस्तान की सुप्रीमो थी और राजीव गांधी भारत के सुप्रीमो थे। इन दोनों के बीच में 1988 के अंदर समझौता हुआ था, जिसमें यह था कि युद्ध जैसी स्थितियां जब आएगी तो दोनों देश परमाणु हमलों से बचें। इस हेतु वो क्या करते हैं, हर 1 जनवरी को अपने परमाणु जो प्रतिष्ठान है, जहां एटॉमिक सेंटर है, उनकी सूची को आदान प्रदान करते हैं और बचते हैं कि इस प्रकार के हमलों में या युद्ध में परमाणु की उपयोगिता ना हो, परमाणु का उपयोग न लिया जाए। ये समझौता 1988 में हुआ था, हालांकि लागू ये 1991 में हुआ था। तो इसके तहत क्या करते हैं, दोनों देश अपनी परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को साझा करते हैं। ये पॉइंट है यहाँ पे। और 1 जनवरी 2026 को इसी तरह से इसको साझा किया गया
तो ये खबर बनी। इसके जरिए आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों देशों के बीच में ऐसे-ऐसे समझौते भी हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपको मदद करता है ये खबर। जहाँ-जहाँ इंटरनेशनल रिलेशन है, भारत-पाकिस्तान के बीच में जो आपसी संबंध हैं, जहाँ-जहाँ जिस-जिस कोर्स में होगा, पॉलिटिकल साइंस में भी आपको ये घटना है वो मदद करती है। क्योंकि इंटरनेशनल करंट अफेयर जब भी हम पढ़ते हैं, तो वो आपको विभिन्न प्रकार की आईआर की जो परीक्षाएँ हैं, जहाँ-जहाँ आईआर सिलेबस में है, वहाँ पे भी आपको मदद करता है। तो जनवरी में ये सब हुआ। ये 1988 में हुआ था, 1991 में लागू हुआ है। राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में हुआ है और समझौता हुआ था, जिसमें परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के निषेध का समझौता था ये। एक सूची इस्लामाबाद से आती है और दूसरी हमारी दिल्ली से जाती है और हर वर्ष 1 तारीख को ये सूची साझा की जाती है। इस पूरी खबर में इतना ही है। अभी पाकिस्तान के अगर हम पदाधिकारियों की बात करें, तो अभी मुनीर उस समय चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है। मुनीर के कई बार मीम बने हुए आते हैं बहुत सारे पदकों के साथ में कि भाई जीता युद्ध एक भी नहीं, इतने सारे पदक कहाँ से आ गए। तो कई बार आपने देखा होगा मुनीर का चलता रहता है। राष्ट्रपति जरदारी है, प्रधानमंत्री अभी शहबाज शरीफ है और रक्षा मंत्री अभी आसिफ है, इसाक डार प्रधानमंत्री है, विपक्षी नेता जेल में है इमरान खान, पीटीआई से रिलेटेड है। तो कुल मिला के ये पदाधिकारी है पाकिस्तान के, जो ज़्यादा हमारे महत्वपूर्ण नहीं है, बट हाँ ये घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि 88 में बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी के बीच में ऐसा समझौता भी हुआ था। अब हम बात करते हैं दूसरी खबर पे, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी। हालांकि इसके ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल से तकरीबन 30 मिनट का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है 360 डिग्री के अंदर। आप वहां पे इसको बहुत डिटेल से पढ़ना, लेकिन एक सामान्य जानकारी मैं यहाँ पे भी दूंगा। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार आरोप लगाते रहे हैं माडुरो के ऊपर कि यह अमेरिका के अंदर जितनी भी स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो गलत धंधे होते हैं, उनके लिए माडुरो सपोर्ट करता है और रूट देता है अमेरिका जाने के लिए। तो अमेरिका लगातार इसके ऊपर आरोप लगाता रहा है। हालांकि इसके पीछे कारण जो है वो वेनेजुएला के तेल भंडार है। दुनिया में सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडार कहीं पे हैं तो वेनेजुएला के अंदर है। तो अमेरिका की नजर वहां पे है और अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला जो है उसके मॉनिटरिंग में रहे। वेनेजुएला के अंदर चीन का, रसिया का बहुत ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो अमेरिका इस हरकत के जरिए, इस प्रकार की एक्टिविटीज के जरिए चीन और रूस को भी काउंटर करना चाहता है और साथ साथ वो उसके पड़ोस में जितना बड़ा तेल का भंडार है वो उसके ऊपर भी कब्जा करना चाहता था और इसी वजह से उसने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया। एब्सोल्यूट रिजॉल्व का मतलब होता है एकदम पूर्ण समाधान, और जिसके तहत अपनी आर्मी डेल्टा वगैरह का यूज करके अमेरिका के जो मेन जो सेना होती है उसको वहां पे भेजा जाता है। बड़ा गुप्त ऑपरेशन चलता है जिसके माध्यम से अमेरिका ने वेनेजुएला के तत्कालिक राष्ट्रपति माडुरो और उसकी पत्नी दोनों को उठा दिया और अभी अमेरिका के कोर्ट में उनके ऊपर केस चल रहा है। अमेरिका के कोर्ट ने उनको लंबे समय से आरोपी मान रखा था और अभी वहां पे चल रहा है। पीछे रोड्रिक्स जो है उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर रही, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, और ट्रंप ने स्वयं को वेनेजुएला का सुप्रीमो बना रखा इस समय। तो ये राष्ट्रपति की गिरफ्तारी थी। फिर उसको अमेरिका ले जाया गया। 2020 से उसके ऊपर ये नार्कोटिक्स के मामले जो है वो उसके ऊपर चल रहे हैं। ये पूरा पॉइंट यही है कि 3 जनवरी को अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया था, सैन्य कार्रवाई की, जिसके तहत डेल्टा फोर्स उन्होंने मिलकर राष्ट्रपति माडुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। उसको अमेरिका ले जाया गया, जहां पे 2020 के एक मुकदमे के बाद वह न्यूयॉर्क में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। वहां पे इस अभियान के दौरान कई सारे हवाई हमले वगैरह भी किए गए। अब क्या किया अमेरिका ने, पूरा जो तेल का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया है। अमेरिका ने घोषणा कर दी है कि वेनेजुएला का जितना भी हाई क्वालिटी तेल है वो अमेरिकन बंदरगाहों तक आएगा और अमेरिका उनको बेचेगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना यूं है कि इससे जो भी पेमेंट आएगा उस पेमेंट को अमेरिका और वेनेजुएला दोनों मिलकर यूज करेंगे, जिससे वेनेजुएला का भी विकास होगा। क्योंकि वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन की स्थितियां बनी हुई है, करप्शन की स्थितियां बनी हुई है। वेनेजुएला के अंदर तकरीबन 70-80 लाख लोग पलायन कर गए हैं। वहां पे अव्यवस्थाएं बनी हुई है, कुव्यवस्थाएं बनी हुई है, अर्थव्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब हो रखी है इस करप्शन के कारण। तो अभी ट्रम्प का ये कहना है कि इस पैसों को हम ठीक तरीके से यूज करेंगे और वेनेजुएला का भी विकास होगा और हमारे यहाँ पे इस प्रकार से जो अवैध गतिविधियां संचालित वेनेजुएला करवा रहा है वो आपके नहीं हो पाएगा। इस वजह से इन्होंने कहा है कि अब हम क्या करेंगे कि वेनेजुएला के जो विशाल तेल भंडार है उनको हम सुरक्षित रखेंगे और अमेरिकन कंपनियां वहां के ढांचे को सुधारने के लिए निवेश करेगी। अब अमेरिकन कंपनी वहां चले जाएगी जो वेनेजुएला के तेल की कुएं है वहां पे, और उन कुओं से
तेल को, अब ये वेनेजुएला है और यहाँ से तेल आगे जाएगा डेफिनेटली। वर्तमान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति रोड्रिक्स को 90 दिनों के लिए कार्यवाहक बनाया गया है। आपको पता होगा कि कल मतलब 30 तारीख को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इससे फोन पे बातचीत भी करी थी डेल्सी रॉड्रिक्स से। तो ये सब चल रहा है। आगे अगर आप देखोगे तो काफी चीजें और भी है यहाँ पे। जो तेल है उसको वहां पहुंचाने के आदेश दे दिए गए हैं। तो सारी चीजें आगे अपन और पढ़ेंगे इसके बारे में। एक ज्वालामुखी है पोपोकैतेपेटल, ये मैक्सिको के अंदर है। इसका पूरा का पूरा 18 किलोमीटर अंदर जाके एक 3D डायमेंशन मैप बनाया गया, एक पूरा का पूरा चित्रांकन किया गया 3D, और जिससे क्या है कि पता चल सके कि धरातल की आंतरिक संरचना जो है उसके बारे में जानकारी हासिल हो सके। धरातल की आंतरिक संरचना आज की तारीख में रिसर्च का सबसे आकर्षक केंद्र बना हुआ है कि अंदर क्या है, कैसे सिस्टम चल रहा है, क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी की संभावना नीचे ज्यादा है, नीचे खनिज बहुत है, किस तरह से उसका यूटिलाइज किया जा सकता है। इस वजह से कंटिन्यूसली है वो नीचे के क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। रसिया ने नीचे एक अभियान भी भेजा था, अमेरिका भी लंबे समय से काम कर रहा है इन चीजों पे। तो एक 18 किलोमीटर की गहराई तक का एक मैग्मा जलाशयों की संरचना इन्होंने दिखाई है। अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस और लग्जमबर्ग की आधिकारिक यात्रा की। ये लाइन टू लाइन में नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ, और उसके बाद में इस PDF को मैं डाल दूंगा वहां पे आपके टेलीग्राम पे। तो आप उस PDF को देख लेना अच्छे से। मुझे लगता है कि उसको ढंग से सुन लोगे तो मैं सारे शब्द वैसे ही समझा रहा हूँ आपको। एस जयशंकर फ्रांस और लग्जमबर्ग की यात्रा पे गए। लग्जमबर्ग देश कहाँ पे आया हुआ है? फ्रांस से आप बेल्जियम की तरफ जाते हो तो कॉर्नर पे आया हुआ है, जर्मनी के और इसके बीच में आया हुआ, छोटा सा देश है। तो दोनों देशों की हमारे विदेश मंत्री ने यात्रा की है सप्ताह भर की, और यह दौरा भारत फ्रांस के जो स्ट्रेटजिकल साझेदारी है उसकी प्रगति की समीक्षा करना था। और स्ट्रेटजी साझेदारी जो होती है, रणनीतिक साझेदारी का मतलब होता है कि हम विभिन्न प्रकार के रक्षा सौदे वगैरह करते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रकार की सामग्री खरीदते हैं। तो इन सारी चीजों की समीक्षा करनी थी, प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करनी थी, और यूरोपियन साझेदारों के साथ एक उच्च स्तरीय सामरिक संवाद को आगे बढ़ाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सामरिक का मतलब भी स्ट्रेटेजिकली होता है। अब देखो, सबसे पहले फ्रांस से बात की गई। फ्रांस के इनके जो काउंटर पार्ट्स थे विदेश मंत्री, जो नोएला बेरो से साथ में इन्होंने वार्ता की और विभिन्न सारे विषयों पर इन्होंने चर्चा की। उसके बाद में इन्होंने लग्जमबर्ग के जो काउंटर पार्ट है विदेश मंत्री जेवियर बेटेल से बात की, और यहाँ पर भी वित्तीय सेवाएं हैं, निवेश है, बहुपक्षीय सहयोग पर है वो बात की। निवेश का मतलब ये होता है कि वहाँ के कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भारत में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेवाओं का मतलब ये होता है कि जैसे लग्जमबर्ग का कोई बैंक है, तो वहाँ पे क्या है कि देश छोटे हैं, वहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन है बहुत स्किल्ड है। वहाँ पॉपुलेशन जो है वो आपके जो मजदूर भी होते हैं, यहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी हाई पेड होती है, हाई सैलरीड लोग होते हैं। तो बैंक है वगैरह है, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, वो वहाँ के लोगों से काम इतना करवा नहीं पाती क्योंकि वो पेमेंट बहुत लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं, मतलब भारत की किसी फर्म से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे इन्फोसिस से कर लिया। अब इन्फोसिस क्या करेगा, वहां से सॉफ्ट कॉपी फाइल मंगवा लेते हैं और यहाँ से स्क्रूटनी करके उनको वापस भेज देते हैं। तो सर्विसेज यहाँ से हायर कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलता है, और उन लोगों को भी आपकी कम कीमत में, कम लागत में है वो उनको सेवा मिल जाती है। तो इस प्रकार के एजेंडा पे बात की जाती है। अगर आप मैप में देखोगे तो ये फ्रांस है और उसके पास में ये लग्जमबर्ग है, ऊपर बेल्जियम, फिर नीदरलैंड, पास में जर्मनी आ जाता है। भारत और फ्रांस की अगर बात करें तो 1998 से ही इनके बीच में रणनीतिक साझेदारी बनी हुई है, और जो रक्षा सहयोग जैसे राफेल मंगवाते हैं, कई पनडुब्बियां मंगवाते हैं, अंतरिक्ष है, परमाणु ऊर्जा है, समुद्री सुरक्षा है। तो युद्ध जैसी स्थितियां या देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उनसे संबंधित हमें है वो यहाँ बात करते हैं, और भारत और प्रशांत महासागर में साझा और मुक्त क्षेत्र की अवधारणा पर आधारित है। तो रणनीतिक साझेदारी हमारे जो संबंध है 1998 से फ्रांस के साथ में लगातार बने हुए हैं। इस समय एक मुद्दा ये भी आया था कि जर्मन चांसलर, जर्मनी की जो सुप्रीमो है उसको चांसलर बोलते हैं, जिसका नाम अभी मर्ज है, ये इसकी भारत यात्रा हुई। यहाँ पर भारत यात्रा के 2 दिन ये भारत रही, अहमदाबाद के अंदर 2 दिन भारत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में इनकी वार्ता हुई। यहाँ अहमदाबाद और बेंगलुरु दोनों जगहों पे इन्होंने भाग लिया, और विभिन्न सारे कार्यक्रमों में भी इन्होंने भाग लिया था। इन दोनों के बीच में कई रणनीतिक टोटल अभी 19 समझौते हुए इन दोनों के बीच में। आगे हम समझौतों पे भी बात करेंगे। तो
रणनीतिक साझेदारी की भी समीक्षा की गई, क्योंकि भारत और जर्मनी के 25 वर्ष इस रणनीतिक समझौते के पूरे हुए। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्किल पे, मोबिलिटी, डिफेंस, साइंस, नवाचार, अनुसंधान, इन सब क्षेत्रों पे बात की गई। ठीक है। और रणनीतिक समझौते हुए, इनमें भारत और जर्मनी के बीच क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर है, रक्षा सहयोग से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी 4 से अधिक महत्वपूर्ण समझौते किए गए। व्यापारिक रूप से टोटल 19 समझौते हुए। रक्षा संबंधों पर पनडुब्बी निर्माण के लिए 8 अरब यूरो की डील पर बातचीत हुई। अभी बातचीत हुई है, फाइनल नहीं हुआ है। 19 समझौते हुए, जिसमें ट्रांजिट वीजा, ट्रांजिट मतलब घूमने फिरने वाला, वीजा की आवश्यकता खत्म करने जैसी राहतें भी शामिल है। मतभेद और कुछ मतभेद भी रहे। मतभेद क्या रहे? एक तो यूक्रेन युद्ध के मामले में रूस के साथ भारत के रिश्ते अच्छे बने रहे, जो जर्मनी को थोड़ा ठीक नहीं लगा। इसके साथ साथ एक मुद्दा और भी था, जिसमें जर्मनी और भारत के बीच में जो अभी जर्मनी की जो चांसलर भारत आई और मोदी जी के बीच में थोड़ा सा विवाद रहा, अरिहा शाह केस मामले में। आप मुझे पूछ सकते हैं, सर अरिहा शाह केस मामला क्या है? तो देखिए, अरिहा शाह बेसिकली भारत की एक दंपत्ति है, गुजरात से रिलेटेड, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, भावेश शाह शायद नाम है। वो बर्लिन में 2018 में रहने लग गए थे। 2021 में उनकी एक छोटी बच्ची हुई जिसका नाम अरिहा शाह था। हुआ क्या कि उसकी नानी उसको खिला रही थी, या दादी खिला रही थी, जो भी। तो उससे क्या हुआ कि वो गिर गई। गिरने से उसको थोड़ी सी चोट आ गई। चोट आने के बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। तो अस्पताल के डॉक्टर्स ने थोड़ा सा ये आइडेंटिफाई किया कि इसमें सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। तो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो फिर उसके ऊपर, माता पिता के ऊपर केस चला दिया गया। ये बात 2021 की है। उस समय अरिया महज 7 माह की थी। केस चला दिया गया। केस चलाने के बाद में माता पिता से बच्चे को ले लिया गया और उसको फॉस्टर केयर में डाल दिया। फॉस्टर केयर का मतलब होता है जब माँ बाप उसकी केयर ना करके और कोई संस्था केयर करती है, वहां डाल दिया गया। 2022 हुआ। 2022 में केस माँ बाप जीत गए और ऐसे किसी भी यौन का जो एक शंका जाहिर की गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद वहां की जो एजेंसीज है, जिस फोस्टर केयर जो थे, उन्होंने वापस कहा कि चलो यौन शोषण तो नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर कोई न कोई वायलेंस हुआ है, तो हम इन माँ बाप को, बच्ची को नहीं दे सकते, और उनके जो राइट्स थे, पेरेंटिंग राइट्स, वो खत्म कर दिए गए। अब बच्ची अभी भी फोस्टर केयर में है। तो इसको लेके अभी भी भारत चिंताएं जाहिर कर रहा, लगातार बात कर रहा है कि इस बच्ची की जो परवरिश है भारतीय माहौल में की जानी चाहिए, भारतीय मूल्यों के अनुसार की जानी चाहिए। अगर आप अपने फोस्टर केयर में रखोगे तो ये बच्ची भारतीय परंपराओं से परिचित नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी इसकी उम्र महज 21 में पैदा हुई है, तो 5 वर्ष की उम्र है इसकी। तो इस विषय को लेकर दोनों के बीच में थोड़े से विवाद देखने को मिले। इसके अलावा मर्ज और मोदी की पहली मुलाकात जून 25 में हो गई थी। कनाने किस G7 के दौरान हुई थी। उसके बाद में अगला पॉइंट वापस अमेरिका और वेनेजुएला का ही था, इसको थोड़ा नीचे ले लिया गया, वहां लेना था। अभी अमेरिका के अंदर जो अंतरिम सरकार है, उनसे इनकी बात हो गई है कि 3 करोड़ से 5 करोड़ बैरल तक का उच्च गुणवत्ता वाला तेल जो है अमेरिका को हस्तांतरित करेगी। कौन? वेनेजुएला की गवर्नमेंट। इस समझौते के तहत तेल की बिक्री से प्राप्त आय पर अमेरिकन सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा। जो तेल अमेरिका बेचेगा, उससे जो भी इनकम होगी, उस पर कंप्लीट रूप से नियंत्रण किसका रहेगा? अमेरिका का। बकौल अमेरिकन राष्ट्रपति, इस आय को हम यूज करेंगे, वेनेजुएला पे भी यूज करेंगे, थोड़ा सा हिस्सा हम रखेंगे। जिससे क्या होगा कि वेनेजुएला के अंदर तो इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि वो तो ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, वो तो करप्ट हो चुके हैं, हम लोग इसको ठीक तरीके से यूज करेंगे। वेनेजुएला 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को देगा। 30 से 50 मिलियन बैरल देगा। 3 से 5 करोड़ बैरल तक का है, अगर इसको आप मिलियन में लिखो, जिसकी अनुमानित कीमत जो है लगभग 2.85 अरब अमेरिकन डॉलर है। ट्रम्प के अनुसार इस तेल को बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा और जो प्राप्त धन है उसको अमेरिका राष्ट्रपति नियंत्रित करेगा। असल उद्देश्य अमेरिका का यही था। ये वही बात है कि जब बंगाल विभाजन किया, तो जब लॉर्ड कर्जन ने कहा कि हमें बंगाल में सुशासन को स्थापित करना है, इसलिए हमने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन उसके पीछे जो उनके हिडन इंटेंशंस थे, जो छुपे हुए उद्देश्य थे, वो सिर्फ इतने थे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालना था, जो 1857 की क्रांति में बढ़िया तरीके से स्थापित हुई थी। दोनों को तोड़ना इनका मेन मूल उद्देश्य था। अमेरिका के अंदर अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे किया, इनका जो मूल उद्देश्य था वो सिर्फ इतना था कि वेनेजुएला के जो 303 बिलियन बैरल जो भंडार है, जो कि सऊदी अरबिया से भी 30 बिलियन ज्यादा है, उनके ऊपर कब्जा करना था, और कुछ भी नहीं है।
मेन मोटो वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करना था, जो इन्होंने कर लिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका उपयोग वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के लोगों के लाभ के लिए किया जाए। अब जब अमेरिका ने एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रपति को उठा लिया, तब संप्रभुता कहां गई? उस समय अंतरराष्ट्रीय संगठन यूएनओ से लेके G7 से लेके जितने भी अंतरराष्ट्रीय संघ है, एक भी संघ है वो कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। कोई भी संघ कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। तब जाके लगता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं महज एक औपचारिक संस्थाएं हैं, जो केवल गरीब देशों को, विकासशील और अल्प विकसित देशों को दबा सकती है। विकसित देशों के सामने इनके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के पैसे से पलने वाली संस्थाएं हैं। अमेरिका ने पिछले कुछ सालों के अंदर तकरीबन 40 से 50 संस्थाओं से खुद को दूर कर दिया है। अमेरिका ने अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से खुद को अलग किया। हम आगे बढ़ने वाले, ये कहते हुए कि WHO का झुकाव जो है चाइना की तरफ है। अमेरिका ने यूनिसेफ से अलग होने की भी घोषणा कर दी है। अमेरिका ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं केवल वॉक्स है, फिजूल खर्ची करते, हम फालतू इनको पैसे दे रहे हैं, ये कोई काम की संस्थाएं नहीं है। और धीरे धीरे अमेरिका उन संस्थाओं से बाहर हो रहा है। तो इस तरह से अमेरिका ने सभी संस्थाओं को औकात दिखा दी और सभी संस्थाओं की पोल खोल दी कि इनमें बहुत कुछ संशोधन और सुधार करने की आवश्यकता है। इनके बोर्ड बदलने की आवश्यकता है, इनके रेगुलेशन बदलने की आवश्यकता है, इनके नियम बदलने की आवश्यकता है, इनकी चयन की प्रक्रिया बदलने की आवश्यकता है। अगर इन सारी संस्थाओं में इतना कुछ चेंजेस नहीं किया गया, तो आने वाले समय में कोई भी देश किसी भी देश पे इस तरह से अटैक कर सकता है। आप ईरान को आंख दिखा रहे हो, आपने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन कर लिया, आप एक यूएनओ के समान दूसरी संस्था खड़ी करना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि एक ऐसी संस्था खड़ी करे जो यूएनओ के पैरेलल हो। अब यूएनओ के अंदर रहना भी अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये रहेगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अमेरिका के जो ऊर्जा सचिव है क्रिस राइट, उसको पूरा का पूरा काम दिया कि आप इसको जल्दी से जल्दी इसको लागू करो और टैंकर के माध्यम से सीधे अमेरिकन बंदरगाहों तक कच्चे तेल को ले आओ, फिर हम दूसरे देशों को बेचेंगे। अभी इसको पकड़ा हुआ है। तेल आयात के निहितार्थ क्या है, ये तो आपको पता है कि वेनेजुएला के तेल निर्यात को चीन से अमेरिका की ओर मोड़ने और अमेरिकन तेल कंपनियों को वेनेजुएला के तेल उद्योग में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। इसमें होगा क्या, चेवरॉन जैसी अमेरिकन जो कंपनी है, जिसे वेनेजुएला तेल निर्यात करने के लिए अमेरिका के प्रतिबंधों के तहत विशेष लाइसेंस प्राप्त है, तो अमेरिका की कंपनियों को भी इसमें है वो फायदा होने वाला है। अमेरिका ने दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वापसी की घोषणा कर दी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनसंख्या एजेंसी सहित कई सारी एजेंसी से खुद को अलग कर दिया है कि हम फालतू इनको फंडिंग अभी नहीं देंगे। अगर मैं आपको बात बताऊं, अमेरिका कुल 66 संस्थाओं से बाहर हो रहा है, जिन 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं और 35 अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। अगर इन संगठनों से अमेरिका बाहर होता है तो निश्चित तौर पे संगठनों पर नेगेटिव असर पड़ेगा। नेगेटिव क्या पड़ेगा? पहला तो ये कि आर्थिक रूप से अमेरिका सभी संस्थाओं को फंडिंग करने वाला सबसे बड़ा देश है। एक तो उनकी आर्थिक में टूट जाएगी, रूप जाएगी। दूसरा क्या होगा, ये संस्था इतनी शक्तिशाली नहीं रहेगी, क्योंकि संगठन जितने भी होते हैं देशों से बने हुए होते हैं। अगर देश शक्तिशाली देश उससे बाहर होते हैं तो डेफिनेटली संस्थाएं कमजोर हो जाती है। राष्ट्रसंघ के साथ क्या हुआ था? राष्ट्रसंघ के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के प्रयासों से ही राष्ट्रसंघ बना था, लेकिन अमेरिका उसका सदस्य नहीं बना। परिणाम क्या हुआ कि राष्ट्रसंघ असफल हुआ और इसकी असफलता का सबसे बड़ा जो स्मारक है वो है सेकेंड वर्ल्ड वार। अगर राष्ट्रसंघ सफल होता तो सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं हो पाता। तो ये संगठन कमजोर हो जाएंगे, निश्चित तौर पे कमजोर हो जाएंगे। अमेरिका छूट जाएगा तो फिर ये संगठन आपके किसी भी दोस्त देशों के बीच में अपने उद्देश्य जो है संगठन के, उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका 66 संगठनों से बाहर आने वाला है, जिसमें से 31 संगठन तो सीधे तौर पे यूएनओ से जुड़े हुए हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि इन्होंने कहा कि ये संगठन मिसमैनेजमेंट करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं और ऐसे वो एजेंडा का मतलब होता है जो प्रगतिशील नीति और पहचान आधारित राजनीति की आलोचना करने के लिए जो शब्द आता है वो करते को बढ़ावा दे रहे। अमेरिका प्राथमिकताओं के साथ ये संगठन मेल नहीं खाते, इसलिए हम बाहर आ रहे हैं। 2025 में भी इन्होंने WHO और यूनेस्को से हटने के निर्णय कर लिए थे। नीतिगत पृष्ठभूमि देखो, ये निर्णय ऐसे समय आया जब ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के नेता मादुरो को गिरफ्तार किया और ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने की इच्छा जताने की विदेशी नीति की कार्रवाई की। इस समय क्या है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर अधिकार चाहता है, ताकि ग्रीनलैंड के जो संसाधन है वहां पे खूब सारे रेयर अर्थ है, ग्रीनलैंड के आंतरिक भागों में खूब सारे संसाधन है। अमेरिका की नजर उन संसाधनों पे है।
अमेरिका ने कारण तो ये बताया कि ग्रीनलैंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो इसके ऊपर कभी न कभी रूस या चीन कर लेगा, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि रूस या चीन ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करे, और उनकी जो चीन जैसे देशों की पहुंच है वो आपके आर्कटिक तक हो, कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए ये कारण बताया है, और ग्रीनलैंड को वो कैसे भी करके बात से करो या खरीद के करो या हमले से करो, वो एकदम ओबेस्ट हो सका, पजेसिव हो रखा है ग्रीनलैंड को पाने के लिए। और इस वजह से सभी संगठनों को कह रहा है, सभी देशों को डरा रहा है, कभी टैरिफ के जरिए, कभी संगठनों से बाहर होके, कि वो ग्रीनलैंड उसको चुपचाप दे दे। लेकिन ऐसे ग्रीनलैंड कहाँ मिलना। ये ग्रीनलैंड है, ये अमेरिका का मैप है, वेनेजुएला है, बाकी आप देख रहे हो मियामी तेल पहुंचेगा, मियामी से आगे है वो, आगे बनेगा पूरा। रूस ने युद्ध विराम पर पश्चिमी शांति सेना की तैनाती की योजना ठुकराई। ये बीच में डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट हुआ था, इरादा घोषणा हुई थी, इससे पहले पेरिस में भी एक बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों ने ये किया था, जिसमें क्या था कि जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है इसको शांत किया जाए और बहुराष्ट्रीय शांति सेना भेजी जाए, मतलब कई सारे देशों की सेना को मिला के और रूस के विरुद्ध उसका यूज किया जाए। तो इस रूस ने यूक्रेन में युद्ध विराम के बाद पश्चिमी शांति सैनिकों की तैनाती की योजना को भी उन्होंने ठुकरा दिया है। तो रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने चेतावनी दी कि यूक्रेन की धरती पर तैनात होने वाली किसी भी विदेशी सैन्य इकाई या बुनियादी ढांचे को रूसी सशस्त्र बलों के लिए वैध सैन्य लक्ष्य माना जाएगा और वो आपके उसको टारगेट करेंगे और हम उसको उड़ाएंगे। शांति वाली बात हम नहीं स्वीकार करेंगे। रूस ने यूक्रेन और पश्चिमी सहयोगियों के इस गठबंधन को एक्सिस ऑफ वॉर की संज्ञा दी है। रूस ने कहा है कि ये ब्रिटेन और फ्रांस मिलके एक ध्रुव बना रहे हैं सेकंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह हमारे खिलाफ, और जिसको हम टारगेट करेंगे। ये लेजिटिमेट है हमारे लिए, और हमारे लिए ये बिल्कुल अवैध नहीं है। अगर आप लोगों ने हमारे विरुद्ध इस तरह से बहुराष्ट्रीय सेना बनाई तो हम उसको टारगेट करेंगे। ये पहले से इन्होंने प्रस्ताव दे दिया है। तो रूस ने इस योजना को ठुकरा दिया है और इसको एक्सिस ऑफ वॉर की संज्ञा दी है। रूस लगातार नाटो की मौजूदगी का विरोध कर रहा है। नाटो की यूक्रेन में किसी भी रूप में नाटो के सदस्यों की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता है, कि उसका मुख्य सैन्य उद्देश्य यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकना है, बाकी और कोई भी इसका उद्देश्य नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में तीव्र गिरावट। जैसा कि आपको पता है कि हर देश का केंद्रीय बैंक अपने पास में फॉरेक्स रखता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसे हम कहते हैं। और फॉरेक्स का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है कि हमारे देश के अंदर जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से जो हम मंगवाते हैं, उन देशों को बिल भुगतान करने के लिए हम फॉरेक्स का यूज करते हैं। और साथ में हमारे देश के अंदर जो हमारी मुद्रा है उसका डॉलर के सामने क्या मूल्य है उसको हमें वो मार्केट के अनुसार रखते हैं। मैंने डॉलर वाले चैप्टर में इसको बढ़िया से समझाया भी था। तो 9 जनवरी 2026 को आरबीआई ने जो आंकड़े जारी किए उसके अनुसार पिछले सप्ताह में ये फॉरेक्स रिजर्व जो है ये गिरावट आई है। इसमें अभी वर्तमान में 686.801 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं किसी भी परीक्षा में आंकड़ा पूछते नहीं, क्योंकि आरबीआई हर सप्ताह इसका आंकड़ा है वो जारी करती रहती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस फॉरेक्स में 4 चीजें होती है। एक होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स जिसमें विभिन्न देशों की मुद्राएं होती है, और होता है गोल्ड, और होता है इसके अंदर आपके एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं जो आपके इसके आईएमएफ की मुद्रा आप कह सकते हो। और इसके साथ साथ आपके होता है आरटीपी रिवर्स ट्रांसिट प्रोटोकॉल। तो आरटीपी होते हैं, कुल मिला के 4 चीजें होती है। इस पूरे फॉरेक्स में सबसे अधिक योगदान होता है, जो कंट्रीब्यूट होता है वो एफसीए का होता है। अब एफसीए जो है विदेशी मुद्राएं, अगर वो मुद्राएं कम होगी तो अपने आप ही मुद्रा भंडार में गिरावट आ जाती है। तो इस समय अमेरिका की पॉलिसीज, लगातार निवेशकों का उठता हुआ भरोसा, मार्केट में फ्लैक्चुएट होना, कंटिन्यूसली फ्लैक्चुएट होता है मतलब मार्केट में आपका पैसा कभी भी डूब सकता है। तो ऐसी स्थिति में निवेशक अपना पैसा निकाल लेते हैं, और साथ साथ में आपके पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिक्स इश्यूज चल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि भारत पैसा आया कम, और जिससे क्या हुआ कि जो हमारा एफसीए है फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये सबसे बड़ा घटक, इसमें कमी आ गई। इसमें कमी आने से ये जो है वो आपके डाउन हो गया, और अभी एफसीए काफी कम है। मतलब 686 के अंदर 551 बिलियन डॉलर एफसीए का योगदान रहता है, उसके बाद गोल्ड का रहता है। ठीक है, तो भारत की ये स्थिति है।
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। स्टार्टअप वे लोग होते हैं जो नए बिजनेसमैन हैं और अपना नया सेटअप करके और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो भारत मंडपम में इसको शुरू किया गया। विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत आपको अपने आप को बदलना चाहता है ताकि 2047 में विकसित भारत हो, उसकी कल्पना को मूर्त रूप दिया जा सके। सक्सगाम घाटी पर चीन पाक समझौता अमान्य है। क्या मैटर क्या है, मैं पूरा आपको समझाता हूँ। आपने मैप देखा होगा जम्मू कश्मीर का। इस जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ चीजें क्या हो रही है, ये मैप जो है, मैप थोड़ा विवादित रहता है। मैंने ये मैप इसलिए लिया है ताकि आपको पता चले कि कौन से क्षेत्र पर कौन कब्जा करके बैठा है। इस भूभाग पे चीन कब्जा करके बैठा है और इसको अक्साई चिन्ह बोलते हैं। ये लद्दाख का पूर्वी भाग है। लगभग 40,000 के आसपास वर्ग किलोमीटर का एरिया है। जो भारत चीन युद्ध हुआ था 62 में, उस समय भारत से ले लिया गया और आज भी चीन के कंट्रोल में है। ये तिब्बत का लगता हुआ क्षेत्र है। इसके बाद में ये जो एरिया है, ये एरिया, इसको ये अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। यहाँ जितने भी टेररिस्ट कैंप है सारे इस आजाद कश्मीर में है। ये भारत कश्मीर है, हम इसको पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान ने इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में कर रखा है। ये पीओके का इलाका है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर मानता है। ठीक है, ये जितने भी आपके टेररिस्ट कैंप है सारे यहाँ से टेररिस्ट लॉन्च पैड से टेररिस्ट को यहाँ डाला जाता है। ऊपर का जो एरिया है ये जीबी है, गिलगिट बाल्टिस्तान जिसे हम बोलते हैं। पाकिस्तान ने इसको अपना प्रांत घोषित किया, भारत ने इसका विरोध किया था और अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला था, उस समय गृह मंत्री ने, कि मैं जब भी भारत की बात करता हूं उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी साथ होता है और कश्मीर का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी साथ में होता है। और इसके बीच में सियाचिन आ जाता है। यहाँ पे K2 गॉडविन ऑस्टिन वगैरह आपने नाम सुने होंगे। ये है पूरी की पूरी घाटी जिसको हम कहते हैं सक्सगाम घाटी। ये आपने रेड पेन जो देख रहे हो ये सक्सगम घाटी है और सक्सगम घाटी जो है भारत के अखंड भारत का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। अभी क्या है कि पाकिस्तान और चीन के बीच में एक पुरानी योजना है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। ये क्या करेगा, ये चीन को, आप सोच लीजिए कि चीन को ये इस तरह से अंदर से होके और चीन है वो पाकिस्तान के अंदर ग्वादर का जो बंदरगाह है वहां से जोड़ के समुद्री कनेक्टिविटी स्थापित करेगा। तो चीन इस पूरे प्रोजेक्ट को CPEC नाम दे रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। अब ये गलियारा जो है ऊपर से जा नहीं सकता क्योंकि अफगानिस्तान है, नीचे से भारत जम्मू कश्मीर आ जाता है और बीच का जो इलाका है गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर निकाला है। भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि ये क्षेत्र भारत का है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये क्षेत्र हमारा। उन्होंने एक समझौता करके और चीन ने, पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। तो भारत सरकार ने इसकी स्थिति को अमान्य घोषित किया है कि कोई भी निर्माण कार्य चीन नहीं कर सकता इस पूरे क्षेत्र में क्योंकि यह भारत की संप्रभुता का विषय है और ये भारत का, अखंड भारत का अहम अंग माना गया है। तो इस विषय के ऊपर लगातार विवाद चल रहा है। चीन की करोड़ों की जो योजना है CPEC आज भी अटकी हुई पड़ी है और ये योजना इसी वजह से विवादित है कि इसका CPEC का हिस्सा जीबी प्रांत से होके जा रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान से, और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अहम हिस्सा है। इसलिए लगातार मांग चल रही है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में मिला लेना चाहिए। तो काराकोरम श्रेणी के ठीक ऊपर का हिस्सा, सियाचिन गलियारे से ठीक ऊपर, आपने K2 गॉडविन ऑस्टिन सुनी होगी, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ये चोटी भी इसी सक्सगम घाटी के अंदर आई हुई है। तो इसको लेके अभी इन दिनों क्या चला कि 9 जनवरी 2026 को भारत ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि इस सक्सगम घाटी जो है, लद्दाख का जो पूर्वी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा, इसके अंदर कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो पूरा अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय ने फिर से दोहराया कि 1963 में जो सो कॉल्ड, जो ये CPEC है, सो कॉल्ड मान रहे हैं हम इसको, ये ऐसा हो नहीं सकता, इसको हम मान्यता नहीं देते हैं। और CPEC की प्रोजेक्ट आज का नहीं, 63 का प्रोजेक्ट है। भारत सरकार ने सक्सगम घाटी में जो ये CPEC बन रहा है इसके निर्माण का कड़ा विरोध किया है और इसको अवैध और क्या बताया है, अमान्य बताया है।
भारत ने कहा है कि ये जो सक्सगम घाटी है, ये अखंड और अविभाज्य भारत का एक अहम हिस्सा है। इसमें आप किसी भी प्रकार का निर्माण हमारी अनुमति के बिना नहीं कर सकते। 1963 समझौता अस्वीकार कर दिया भारत सरकार ने और कहा है कि पाकिस्तान के पास भारत के स्वामित्व वाले क्षेत्र को चीन को सौंपने का कोई कानूनी अधिकार पाकिस्तान के पास में नहीं है। पाकिस्तान सक्सगम आपको दे ही नहीं सकता। भारत ने कई बार चीन को इसकी आपत्ति भी दर्ज करवाई है। ये घाटी कहाँ पे है, मैंने आपको जैसा बता दिया कि काराकोरम पर्वतमाला के नॉर्थ में आई हुई है और 1963 में ही पाकिस्तान ने इसको चीन को सौंप दिया था। अभी भी हम उसका विरोध कर रहे हैं, हालांकि अभी तक हमने उसमें कोई निर्माण कार्य करने नहीं दिया है। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का हिस्सा है वैसे, और सीपीसी गिलगिट बाल्टिस्तान से ग्वादर तक का एक मार्ग है, से होकर गुजरता है। और रणनीतिक महत्व आप समझ सकते हो कि सियाचिन हिमनद के भी उत्तर में स्थित है और सियाचिन आपको पता है कि पूरे मध्य एशिया का बीच का स्थान है। इसके इस साइड में चाइना, नीचे भारत, उधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कई सारे देश सियाचिन में। तो ये काराकोरम हिमालय के पर्वतमाला के पास में स्थित है। ये घाटी काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना इसका। ऑस्ट्रेलिया में लगी विनाशकारी जंगल की आग। देखो होता क्या, बुश फायर होता है ना, जैसे भी जब भी ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि 0 डिग्री के नीचे आया हुआ है और वहां पे टेम्परेचर अधिक है और पेड़ पौधों में जैसे ही पत्ती भी टकराते हैं तो वहां पे आपके आग लग जाती है, जिसे हम दावा नल कहते हैं। तो यहाँ पे तेज हवाओं के कारण यहाँ पे ब्रिक फिल्टर नामक गर्म हवाएं चलती है। इनके कारण यहाँ पर क्या हुआ, आग भड़क गई है विक्टोरिया प्रांत के अंदर और 10 जनवरी 2026 को इन्होंने आपके स्टेट ऑफ डिजास्टर, आपदा की स्थिति है, वो घोषित कर दी है। ये पूरा क्षेत्र यहाँ पे जहाँ पे आग लगी है प्रभावित क्षेत्र, नुकसान ने अब तक तकरीबन 3 लाख हेक्टेयर से अधिक झाड़ियों को जला दिया है। इसमें 130 घर और इमारतें नष्ट हो चुकी हैं, जिसमें हारकोर्ट और लॉन्गवुड के शहर भी प्रभावित हुए हैं। तकरीबन 2019-20 के अंदर ब्लैक समर की आग के बाद ये सबसे खतरनाक आग बताई जा रही है। वैसे आग लगना, जंगलों में आग लगना बहुत कॉमन बात है। आप मान के चलिए अमेजन के जंगलों में हर दिन ही आग लगी रहती है। अमेजन और ऑस्ट्रेलिया में आग सामान्य बात है। हमारे उत्तराखंड में भी कई बार लगी है। जंगलों में आग है वो सामान्य लगती रहती है। अमेरिकन राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, ठीक है, जिसके तहत वेनेजुएला सरकार के फंड और तेल राजस्व की जब्ती को रोकने के लिए इन्होंने नेशनल इमरजेंसी घोषित की है वेनेजुएला के लिए। अमेरिकन अदालतों और लेनदार जितने भी हैं को वेनेजुएलाई फंड को जब्त करने से रोकना जो अमेरिकन ट्रेजरी खातों में जमा है। और क्योंकि वेनेजुएला के जितने भी लेनदार हैं वो फंड लेके जाएंगे, भाग के जाएंगे, इससे अच्छा है इमरजेंसी लगा दी। व्हाइट हाउस के एक फैक्ट शीट के अनुसार इन फंड्स को विदेशी सरकार के जमा फंड के रूप में परिभाषित किया गया, जो किसी भी न्यायिक प्रक्रिया ऋण के दावों के अधीन नहीं। जिन 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 लोगों ने अमेरिका के अंदर फंड जमा कर रखे हैं वो राष्ट्रीय फंड मान लिए गए हैं और अब वो सीधे सीधे ट्रंप के अंडर में आ जाएंगे, वो लोग नहीं ले सकते। ये घोषणा मदुरो को सत्ता से हटाए जाने और अमेरिकन सेना द्वारा उनकी गिरफ्तारी के लगभग एक सप्ताह बाद हुई थी। ट्रंप प्रशासन अब वेनेजुएला के तेल बाजार को नियंत्रित करना, और ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। इस आपातकाल की घोषणा नेशनल इमरजेंसी एक्ट और इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत है वो की गई है। भारत और जर्मनी के बीच में मैंने आपको पहले कह दिया कि गांधीनगर में, अहमदाबाद में यहाँ पे बैठक हुई है, जिसमें 19 समझौते किए गए, 25वीं वर्षगांठ थी और साथ साथ में 8 प्रमुख यहाँ पे घोषणाएं भी की गई है। ट्रांजिट के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। ये ऐसा मान रहे हैं कि ऑन स्पॉट वीजा ऑन अराइवल जैसी व्यवस्थाएं की जाए। डिजिटल संवाद कार्यशाला, भारत और जर्मनी डिजिटल संवाद की कार्य योजना को अपनाने की प्रयास करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज 1.24 बिलियन यूरो से हरित हाइड्रोजन व पीएमई बस सेवा जैसी परियोजनाओं को धन बैटरी ऊर्जा के समूह का शुभारंभ किया जाएगा। ये सारी घोषणाएं हुई है, ये आईआर में कई बार पूछ ली जाती है। ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के लिए अमेरिका में विवादास्पद विधेयक लाया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा के सांसद रेडी फाइन ने 12 जनवरी को एक विधेयक लाया जिसका नाम है ग्रीनलैंड एनेक्शन एंड स्टेटहुड एक्ट। एनेक्शन करना चाहते हैं, अधिग्रहण करना चाहते हैं। एक्ट में क्या कहा है कि अगर ग्रीनलैंड को हम नहीं लेंगे तो इसका फायदा कौन ले सकता है, रूस या चीन ले सकता है। रूस और चीन का प्रभाव हो सकता है, इसलिए हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड को लेंगे। ऐसा एक विधेयक लाया गया। अब इस विधेयक का विरोध ग्रीनलैंड कर रहा है, डेनमार्क कर रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से अमेरिका महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिकन महाद्वीप का हिस्सा है और राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है। यूरोप के अंदर डेनमार्क का उसके ऊपर प्रभुत्व है। अब डेनमार्क के पास इतनी ताकत है नहीं कि वो अमेरिका को ग्रीनलैंड लेने से रोक सके।
यूरोप के बहुत सारे देश इकट्ठा होकर कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के नियंत्रण में न जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी अच्छा स्टेटमेंट दिया, तो फिर फ्रांस के राष्ट्रपति के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाने की भी धमकी दी। टैरिफ लगाने की धमकी दी तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने वापस धमकी दे दी कि हम भी टैरिफ लगा लेंगे। तो अब कुल मिला के इस पूरे एपिसोड में यूरोप एक हो गया। यूरोप के कई सारे देशों ने एकता कर ली और धीरे धीरे एक बाइपोलर ध्रुव बनना शुरू हो गया है, मतलब विश्व द्विध्रुवी की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। तो ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने इसको खारिज कर दिया। यह क्षेत्र बिक्री के लिए नहीं है और उनका भविष्य केवल उनके लोगों द्वारा तय किया जाएगा। द्विदलीय अमेरिकन प्रतिक्रिया। अमेरिकन कांग्रेस में कुछ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने भी इस कदम का है वो विरोध किया। अमेरिका के अंदर भी कई सारे सांसद इस चीज का विरोध करे। हम किसी भी देश की संप्रभुता को इस तरह से खत्म नहीं कर सकते। आईएलओ की एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेड्स 2026 की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, और इस रिपोर्ट के मेन तथ्य देखिए। इन्होंने कहा कि 2026 में पूरी वैश्विक बेरोजगारी कितनी है, 4.9% है, जो सबसे कम है। मतलब लगभग 19 करोड़ लोग हैं वो बेरोजगार हैं। जॉब गैप की बात की इन्होंने कि 40.8 करोड़ तक पहुंचाया जाएगा। 28.4 करोड़ श्रमिक अब भी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिनकी आय प्रतिदिन $3 से कम है। वर्ल्ड बैंक ने गरीबी की डेफिनेशन तय कर रखी है, जो व्यक्ति $3 से कम कमाता है उसको गरीब माना गया है। दुनिया भर में 2.1 बिलियन श्रमिक इनफॉर्मल सेक्टर में काम करें। इनफॉर्मल सेक्टर वो होते जो रजिस्टर्ड नहीं होते, जहाँ पे लेबर लॉ लागू नहीं होते, जहाँ जिनकी इनकम वगैरह, उनके पेंशन, सोशल सिक्योरिटीज वगैरह नहीं होती, उनको हम इनफॉर्मल कहते हैं। असंगठित क्षेत्र, मजदूर वगैरह जितने भी होते हैं, भारत में ये क्षेत्र सबसे अधिक है। वैश्विक युवा बेरोजगारी का 12.4% है। लगभग 26 करोड़ युवा ना तो रोजगार में, ना शिक्षा या प्रशिक्षण में है। एआई का इसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ रहा है लगातार। गणतंत्र दिवस 2026, इसकी क्लास हमने काफी पीछे बात करी थी, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें और देखेंगे हम। इस बार हमने यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन को बुलाया था, और ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोनों के फोटोस आप देख सकते हो। और आपको पता है कि इसके ठीक बाद में अगले दिन है भारत और ईयू के बीच में 16वां शिखर सम्मेलन भी हुआ, और यहाँ पे इनके बीच में एग्रीमेंट भी हुआ। आगे मैं कोशिश करूंगा कि इस एग्रीमेंट की अलग से क्लास लूँ आपकी। ये पहली बार है जब यूरोपियन संघ के नेतृत्व को हमने सामूहिक रूप से गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमने बुलाया। उनकी यात्रा के दौरान भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और साथ में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और हरित ऊर्जा सहयोग पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इसकी मैं अलग से क्लास लूंगा, काफी बड़ा चैप्टर है ये। 9वां अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन, ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्ट्स फोरम द्वारा कोची में, क्योंकि दक्षिण में मसाले अधिक होते हैं, कोची में 9th एडिशन का आयोजन किया गया। 4 दिन ये सम्मेलन चला है। स्पाइस 360 तैयार किया गया। गेटिंग फ्यूचर रेडी विषय पर यह केंद्रित था, और इसका उद्घाटन G20 के जो शेरपा और कार्यकारी अधिकारी रहे अमिताभ कांत ने किया। दूसरा है गाजा शांति, गाजा नहीं गाजा है, गाजा शांति बोर्ड। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी गाजा बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया था, और बोर्ड ऑफ पीस के अंदर उसने सभी देशों को आमंत्रित किया था, भारत को भी किया, कई देशों को और आमंत्रित किया था। इसका मेन उद्देश्य है जो गाजा के अंदर जो हमास आतंकवादी समूह है उसे हथियार छीनना और गाजा को एक प्रकार से रिकंस्ट्रक्शन करना। इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर उन्होंने कहा है कि 1 साल तक आप सदस्यता फ्री है, उसके बाद $1 बिलियन देके आप सदस्यता हासिल कर सकते हो। इसकी बैठक अभी दाओस में की गई, और दाओस की इस बैठक में इन्होंने जितने लोगों को बुलाया, 35 ने आने की इच्छा जाहिर की थी, 20 लोग ही आए। 20 मतलब 20 देश ही आए, और 20 देश ऐसे थे जिनकी कोई ज्यादा वैश्विक भूमिकाएं है नहीं। भारत ने इस पर कोई न तो प्रतिक्रिया दी और न भारत की तरफ से इस दावोस के इस बोर्ड ऑफ पीस में बैठने के लिए कोई शामिल हुआ था। तो ये एक प्रकार का फैल प्रयास है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप यूएनओ के समकक्ष एक बॉडी बनाना चाहता है। तो क्या है, 18 जनवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा शांति बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया भारत को। भारत नहीं गया इसमें। यह बोर्ड क्या करेगा, गाजा पट्टी का पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग की निगरानी करेगा, और तब तक गाजा के प्रशासन की देखभाल भी करेगा। और फिलिस्तीन प्राधिकरण अपना सुधार कार्यक्रम जब तक पूरा नहीं करता, गाजा पट्टी फिलिस्तीन के अंडर में है, तो गाजा पट्टी का पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने जो फिलिस्तीन अथॉरिटी बनाई है, जो पूरा कार्यक्रम बनाया रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, जब तक पूरा नहीं होता तब तक अमेरिका पूरी मॉनिटरिंग करेगा उसके ऊपर। तो
अमेरिका मतलब ये बोर्ड करेगा मॉनिटरिंग। इस बोर्ड की अध्यक्षता डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और इसमें विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, टोनी ब्लेयर, मार्को रूबियो, जारेड कुशनर आदि सदस्य इसमें शामिल रहेंगे। गाजा का संचालन एक तकनीकी और अराजनीतिक फिलिस्तीन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका नेतृत्व अली शौथ करेंगे। यह समिति बोर्ड के मार्गदर्शन में कार्य करेगी। गाजा में सुरक्षा और विसैनिकरण के लिए विसैनिकरण या सैनिक हटाओ और वहां से हथियार ले लो, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जाएगी। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया कि वह इसका हिस्सा नहीं बनेगा। ये सारे लोग मिलके इन्होंने गाजा बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, जिसका उद्देश्य क्या है, गाजा पट्टी जो है हमास को वहां से दूर करना, वहां से हथियार लेना, गाजा का रिकंस्ट्रक्शन करना, और जब तक ये फिलिस्तीन की गवर्नमेंट ये काम करेगी उसके ऊपर देखने का काम ये लोग करेंगे। इसकी एक खबर, अच्छा चीजें शायद आगे चली गई, ये पूरी खबर यहाँ होगी इसमें। तो 22 जनवरी 26 को अमेरिकन राष्ट्रपति ने बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत कर ली। यह पहल मूल रूप से गाजा युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से परिकल्पित थी, लेकिन अब इसमें व्यापक वैश्विक संघर्षों को निपटने के लिए विस्तारित किया गया। मतलब इसको और ब्रॉड किया जा रहा, ताकि भविष्य में, मैं कह रहा हूँ, यूएनओ का स्थान लेना है इनको। स्विट्जरलैंड के दावोस में आर्थिक मंच के इतर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें 35 देशों ने शामिल होने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन आए कितने, केवल 20 देश इसमें शामिल हुए, भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। अब इन्होंने कह दिया कि अगर आप इस बोर्ड का सदस्य बनना चाहते हो स्थायी, तो आपको 1 बिलियन की फीस देनी पड़ेगी और शुरुआती 3 साल तक इसके सदस्य जो है वो मुफ्त रहेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। भारत इसमें शामिल होने के लिए भारत को कहा था, लेकिन भारत शामिल हुआ नहीं। ट्रंप इसकी अध्यक्षता है। काम क्या है, संघर्ष विराम करना, हमास से हथियार लेना, सुरक्षा बल तैनात करना और गाजा के अंदर शांति स्थिरता बनाए रखना। अब इसके साथ ही ये पॉइंट आपके पूरा हो जाता है, गाजा वाला मैटर। ठीक है। भारत यूएई 200 अरब डॉलर की द्विपक्षीय व्यापार, द्विपक्षीय में होता है बाइलेटरल, 2 पक्ष इसमें शामिल होते हैं। एक तरफ सऊदी संयुक्त अरब अमीरात के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान था, तो भारत की तरफ से आपके नरेंद्र मोदी थे। तो इन्होंने दिल्ली में नरेंद्र मोदी और इनके बीच में 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने के लक्ष्य को लेकर ये समझौता हुआ, जिसमें दोनों के बीच में काफी कुछ व्यापार सुगम्यता को बढ़ावा मिलेगा। इसमें ऊर्जा समझौता भी हुआ है, जिसमें HPCL एडनॉक गैस के बीच में बिक्री और खरीद रहेगी। धोलेरा निवेश क्षेत्र जो गुजरात के अंदर है, उसको लेके भी समझौता हुआ है। धोलेरा आपको पता है भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, ग्रीनफील्ड वो होती है जो बिल्कुल नई तैयार की जाती है, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का एक प्रकार से हिस्सा है। इसके साथ साथ इसमें भारत सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर की भी स्थापना करेगा। CDEC और UAE की G42 कंपनी के सहयोग से बनेगा, जो कि बिल्कुल AI इंडिया आधारित रहेगा। उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी और स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर के क्षेत्र में भी जोर दिया गया है। ये था इसमें। अब बात करते हैं 18th इंडिया जापान डायलॉग। 18 साल से लगातार भारत और जापान के बीच में संवाद चलता है। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया, तो इसके काउंटर पार्ट्स जापान के विदेश मंत्री कौन थे, तोशिमित्सु मोतेगी थे। इनके बीच में काफी सारी बातें हुई, रणनीतिक बातें हुई। दोनों के बीच में विश्व व्यवस्थाओं को आकार देने और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को जोखिम मुक्त करने की अपार संभावनाएं रखते हैं। तो वो होता क्या है कि जब अमेरिका जैसे देशों के से खतरे बनने लग जाते हैं, तो हमें दूसरे देशों के साथ इस प्रकार से वार्ता करना अनिवार्य हो जाता है। भारत की महासागर पहल और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण और जापान की स्वतंत्र खुले हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में घनिष्ठ समानता है। पिछले 2 दशकों में हमारे जो संबंध है काफी बढ़िया हुए हैं। विदेश मंत्रियों के बीच में भी ये संवाद होते रहते हैं। 2006 में इनके संवाद आरंभ हुए थे, जो क्वाड, G4 जैसे कई सारे मंचों को के ऊपर और भी हमें ये संवाद समय समय पर दिखते हैं। 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी बने हैं। तो 17 जनवरी 2026 को युगांडा के अंदर 81 वर्षीय योवेरी मुसेवेनी को यहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया। सुनीता विलियम्स ने संन्यास ले लिया है। अब जो 20 जनवरी नासा ने घोषणा की कि अब सुनीता विलियम्स 27 दिसंबर से प्रभावी रूप से एजेंसी से सेवानिवृत्ति ले ली है। मानव अंतरिक्ष उड़ान में उन्होंने 27 वर्षीय करियर का समापन किया। बीच में आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये गए थे, 9 महीने तक इन्होंने वहां रहे थे, जो कक्षा में सबसे लंबा अप्रत्याशित प्रवासों में से एक था, क्योंकि बाद में ISS अंदर कुछ जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, तो नीचे आने में भी काफी दिक्कत हुई थी। उन्होंने 3 अंतरिक्ष अभियानों में भाग लिया,
2006 में लिया है पहली बार और चुनिंदा महिलाओं में से एक है। फिर अंतिम मिशन 2024 में बोइंग के स्टारलाइनर यान से शुरू हुआ और 286 दिनों तक चला और मार्च 25 में ये वापस नीचे आई थी। तो 1965 में ओहियो में जन्म हुआ था, फिर मैसाचुसेट्स में स्कूलिंग भी है और ये सारी इनकी उपलब्धियां हैं। तो एक शानदार करियर का समापन किया। एक नूबियो वेबसाइट है और ये क्या करती है, सेफ्टी इंडेक्स देती है कि कौन सी सिटी कितनी सेफ है। तो इसका इंडेक्स इस बार इन्होंने 2026 में जारी किया। भारत में मैंगलोर को सबसे सेफ बताया, दिल्ली को सबसे अनसेफ बताया। दुनिया भर की बात करें तो अबू धाबी को इन्होंने सबसे सेफ सिटी का दर्जा दिया है। अबू धाबी को 2026 में लगातार 10वीं बार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया, जहां सबसे अधिक सुरक्षा है। इस सूचकांक में 150 से अधिक देशों के 400 सिटीज का इवोल्यूशन किया जाता है। अबू धाबी 2017 से ही पहले नंबर पे है। बेंगलुरु भारत का सेफेस्ट सिटी इन इंडिया माना गया है और अभी उस कैटेगरी में आ रहा है और दिल्ली को सबसे अनसेफ बताया गया है इस पूरी नूबियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स के अंदर। टेलर स्विफ्ट में सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल। 36 वर्षीय टेलर स्विफ्ट को सॉन्ग राइट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने की घोषणा की गई। ये सम्मान पाने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की गीतकार बन गई है। न्यूयॉर्क सिटी के मैरियट मोक्विंस होटल में ये सम्मान समारोह आयोजित होने वाला है। 1969 में सॉन्ग राइट हॉल ऑफ फेम में किसी भी गीतकार को उसके पहले व्यावसायिक गीत के प्रकाशन के 20 वर्ष बाद शामिल किया जाता है। तो जब पहला गीत आपका पब्लिश होगा उसके 20 साल बाद, ताकि उसकी दीर्घकालिक कलात्मक छाप मान्यता दी जा सके। 20 साल में पता चल जाएगा कि उसका गीत कितना ज्यादा प्रभावी रहा, क्योंकि एक समय तो क्या है कि फटाफट हाइप आ जाती है, लेकिन लंबा समय तक कौन चलता है। 14 बार ग्रेमी पुरस्कार विजेता टेलर स्विफ्ट एक ऐसी कलाकार है एकमात्र जो इस श्रेणी में, ग्रेमी है ना ये, 4 ग्रेमी पुरस्कार भी उन्होंने पहले से जीत रखे हैं। ये वापस बोर्ड ऑफ पीस की बात आ गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका की वापसी, ये बात हमने पहले कर ली कि जनवरी 26 में ट्रंप प्रशासन ने अब कह दिया है कि हम WHO से बाहर आएंगे, क्योंकि WHO चीन केंद्रित होने का आरोप लगा दिया इसके ऊपर। BCCI और जेमिनी के मध्य प्रायोजन समझौता हुआ है। BCCI आपको पता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। जेमिनी वो AI वाला जिसमें आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के फोटोज वगैरह एडिट होते हैं। इन दोनों के बीच में समझौता हो गया है 270 करोड़ का। ये 3 वर्षीय समझौता है जो IPL को और मजबूत करेगा और अच्छी मार्केटिंग करेगा। भारतीय थल सेना अध्यक्ष की अमेरिका सैन्य सचिव के साथ बैठक हुई है। हमारे थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में अमेरिकन सैन्य सचिव डेनियल पी डस्कॉल के साथ में ये बैठक की है और दोनों के बीच में सहभागिता बढ़ाने पे चर्चा की गई है। क्या बिंदु रहे हैं दोनों के बीच में? अमेरिका ने भारत द्वारा भारत की रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और विकास अधिनियम शांति लागू किए जाने का भी स्वागत किया है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत पर भी चर्चा की गई। उसके बाद में भारत कनाडा ऊर्जा सहयोग संयुक्त वक्तव्य हस्ताक्षरित हुआ 27 जनवरी 2026 को। कहाँ पे? गोवा के अंदर। ये इंडिया एनर्जी वीक 2026 के दौरान ऊर्जा सहयोग पर दोनों का संयुक्त बयान है वो आया है यहाँ पे, और दोनों के बीच में ये जितने भी आप समझ सकते हो कि ऊर्जा से रिलेटेड जो बातें हैं वो की गई। ठीक है। और अंतिम जो खबर है वो है आपके RBI तथा यूरोपियन बाजार नियामक ISMA के मध्य समझौता हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटीज, इनके बीच में समझौता किया गया है। जरूरी होता है क्योंकि विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, भारत के इन्वेस्टमेंट यूरोप में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इनके बीच में आपसी समझौता होता है तो सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही इजीली हो जाता है। ठीक है। तो ये था आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। काफी महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी वही हमने ली थी जनवरी की। नेक्स्ट इंटरनेशनल क्लास होगी आपके फरवरी की अंतिम दिन को, और राष्ट्रीय करंट 20 फरवरी को होगा और राजस्थान का करंट 10 फरवरी होगा। बीच में 360 का आपके जो कंटेंट है, विश्लेषण है, वो चलता रहेगा। तो मैंने कहा ना कि मंथली 5 कक्षाएं करंट अफेयर्स की मैं 26 पूरा अपलोड करता रहूंगा। डेफिनेटली ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।